नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, झारखंड सचिवालय सहायक भर्ती में खोट्टा के सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और खोट्टा के सभी वीडियो झारखंड सचिवालय सहायक भर्ती के साथ साथ झारखंड के सभी एग्जाम में जिसमें खोट्टा हो उसके लिए उपयोगी है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि खोट्टा साहित्य के अन्य विधाओं पर वीडियो बनाएं, इसलिए आज का ये वीडियो झारखंड सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग खोट्टा साहित्य के अन्य विधाओं पर है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग खोट्टा निबंध के मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक दो पार्ट और बचा हुआ है, बीच बीच में वो भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, आज की यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लगभग सभी चैनलों में आपको पढ़ने के लिए फ़ी देना पड़ता है, नोट्स के लिए फ़ी देना पड़ता है, किंतु इस चैनल पर आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड सीजीएल से रिलेटेड खोट्टा के सिलेबस को इस चैनल पर टोटली कंप्लीट करवाया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग खोट्टा के बहुत सारे वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि झारखंड सीजीएल से रिलेटेड और आगामी किसी भी जेएसएससी में खोट्टा से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि खोट्टा का जो सिलेबस है, झारखंड सीजीएल में जो खोट्टा पूछा जाएगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल कितना पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये 100 क्वेश्चन गद्य भाग, पद भाग, नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं से रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि गद्य भाग से कितना क्वेश्चन रहेगा, पद भाग से कितना रहेगा और नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं से। हो सकता है टोटल में 25-25 करके रहे, यानी गद्य भाग, पद भाग, नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं में 25-25 करके 100 क्वेश्चन रह जाए। या हो सकता है कि 30-30-30 और लास्ट में साहित्य के अन्य विधाओं पर 10 क्वेश्चन पूछा जाए, यानी आखिर 10 पूछा जाए या फिर 25 पूछा जाए। पूछा तो जाएगा ही, इसलिए हम लोग को ये जरूरी हो जाता है कि साहित्य की अन्य विधाओं को भी पढ़ने के लिए हम लोगों को 4 साहित्य के अन्य विधाएं पढ़ना है। क्या क्या? एक संस्मरण पढ़ना है, एक जीवनी पढ़ना है, एक यात्रा वृत्तांत पढ़ना है और एक सबचित्र पढ़ना है। अभी जिस तरह आंदोलन चल रहा है कि खोट्टा के सिलेबस को छोटा किया जाए और इस पर व्याकरण जोड़ा जाए, तो देखा जाए तो खोट्टा का सिलेबस कम नहीं है, खोट्टा का सिलेबस बहुत बड़ा है। पहला तो गद्य भाग पढ़ना पड़ रहा है, फिर पद भाग पढ़ना पड़ रहा है, फिर नाटक पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ना पड़ रहा है। उसमें संस्मरण है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, सब चित्र है। अभी संस्मरण में 8 है, जीवनी में 8 का जीवनी पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। तो जब तक सिलेबस को छोटा नहीं किया जाता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को आगे नहीं मिलता है, तब तक हम लोगों को अपना सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऊपर हमने देखा खोट्टा में साहित्य के अन्य विधा में 4 पढ़ना है। क्या क्या? खोट्टा साहित्य संस्मरण, दूसरा जीवनी साहित्य, तीसरा यात्रा वृत्तांत और चौथा शब्द चित्र। इसमें से आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे खोट्टा साहित्य संस्मरण। खोट्टा साहित्य संस्मरण, यहाँ आप देखिए साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य की अन्य विधाएं क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि खोट्टा साहित्य की अन्य विधाएं के अंतर्गत कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, इन विधाएं को छोड़कर जो साहित्य की नई विधाएं हैं जैसे संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, सब चित्र, उनको साहित्य की अन्य विधाएं के रूप में जाना जाता है या उसके अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों, पहला नंबर देखिए, खोट्टा संस्मरण साहित्य एक परिचय। क्या बोला जा रहा है? किसी व्यक्ति, प्राणी या घटना से जुड़ी स्वयं की विशेष यादों को जब कोई साहित्यिक अंदाज में लिखित वर्णन करता है तो वह संस्मरण साहित्य कहलाता है। कहने का मतलब, खोट्टा साहित्य की अन्य विधाएं के अंतर्गत कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, इन विधाओं को छोड़कर जो साहित्य की नई विधाएं हैं जैसे संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, सब चित्र, उनको साहित्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब संस्मरण आधुनिक साहित्य की नई विधाएं हैं। यहाँ पे कुछ स्मरणीय बिंदु दिया गया है। क्या बोला जा रहा है? संस्मरण आधुनिक साहित्य की नवीन विधा है, जो मैंने पहले बताया। देखिए दूसरा नंबर, इस विधा में लेखन का आरंभ 80 के दशक में हुआ है। खोट्टा में इस विधा में बहुत अधिक लेखन नहीं हुआ है, पर अब रुचि बढ़ रही है। पहले खोट्टा में इसमें अधिक लेखन नहीं हुआ था, पर अब धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी है। नेक्स्ट देखिए, खोट्टा संस्मरण साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला फुटकर और दूसरा स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। फुटकर मतलब छोटे मोटे प्रकाशित पत्रिकाओं से देखा जा सकता है और स्वतंत्र पुस्तक मतलब एक अलग से स्पेशल बुक के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले संस्मरण मतलब क्या होता है? संस्मरण मतलब होता है सम प्लस स्मरण। क्या होता है? सम प्लस
स्मरण, इसका मतलब होता है या इसका अर्थ होता है समय के अनुसार स्मरण करना। जब किसी घटना या यादों को सोचने पर मन प्रसन्न हो जाता है तब लेखक उस प्रसंग को संस्मरण का रूप दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसका विकास का क्रम दिया गया है। इसका विकास का क्रम क्या है? सन 1980 के बाद खोट्ठा साहित्य का ए.के. झा का युग शुरू होता है। ए.के. झा का याद रखिएगा उपनाम क्या होता है? ए.के. झा का उपनाम झारपात होता है। इस युग में साहित्य की लगभग सभी स्थापित विधाओं में लेखन प्रकाशन होने लगता है। ऐसे तो ए.के. झा संपादित तितकी 1983-84 कोठार पत्रिका में संस्मरण विद्या में लेखन की सुगबुगाहट देखने को मिलती है या दिखने लगती है, लेकिन वे बहुत लघु आकार में होते हैं और वे इस विद्या के मानकों पर बहुत खरे नहीं उतर पाते हैं। ए.के. झा द्वारा संपादित तितकी पत्रिका में सबसे पहले हम लोगों को जो संस्मरण है वो हल्का फुल्का देखने को मिलता था, किंतु वो ज़्यादा नहीं चल पाया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इसलिए सही अर्थों में खोट्ठा संस्मरण साहित्य सबसे पहले खोट्ठा गद्य संग्रह इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की खोट्ठा पुस्तक 1988-89 में छपा दिखाई पड़ता है। इस पुस्तक में 2 संस्मरण छपे हैं। उसके बाद खोट्ठा के सिलेबस में एक खोट्ठा का पूरा बुक ही खोट्ठा गद्य संग्रह को डाला गया। खोट्ठा के संस्मरण साहित्य है उसको देखने को मिला। तब से ही उसी बुक में इंटर के पाठ्यक्रम में जो खोट्ठा गद्य संग्रह है तभी से हम लोग को संस्मरण देखने को मिलने लगा। दोस्तों, यह जो खोट्ठा गद्य संग्रह है इंटरमीडिएट का एक जो पूरा बुक ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि संस्मरण इसी बुक से शुरू हुआ है। इसलिए सबसे पहले इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। जो खोट्ठा गद्य संग्रह है कब छपा था और किसके द्वारा छपा गया था, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस जगह आप देखिए खोट्ठा गद्य संग्रह। आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बहुत अलग अलग बुक से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करता हूँ और आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलता है और आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। देखिए, खोट्ठा गद्य संग्रह का मुख्य जो बात है क्या है कि किताब 1989 बछरे छपल प्रकाशन वर्ष है, या फिर 1988-89 भी रह सकता है, जो कि पहले देखें हम लोग 88-89 ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है। तो जो ये बुक है 88-89 साल में छपा हुआ है, यानी इसका प्रथम प्रकाशन जो है 88-89 में हुआ है। प्रकाशक कहाँ से हुआ है? ये बोकारो खोट्ठा कमेटी के द्वारा प्रकाशक हुआ है। इसके जो संपादक है, इसका संपादक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू, केसरी लाल बंसी, बी.एन. ओदार, और कार्यकारी संपादक है शिवनाथ प्रमाणिक। प्रधान संपादक है ए.के. झा, जिसका उपनाम झारपात है, और सहयोगी संपादक कौन कौन है? जयवीर साहू, शांति भगत, विनोद कुमार, पारसनाथ महतो, भुवनेश्वर साहू। तो ये सब खोट्ठा गद्य संग्रह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखनी है, जो इसके मुख्य संपादक होते हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू, या फिर अगर पूछा जाए खोट्ठा गद्य संग्रह के लेखक कौन है तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोट्ठा गद्य संग्रह में बहुत सारे लेखकों ने अलग अलग भूमिका निभाए हैं। दोस्तों, यहाँ आप देखिए आगे, संस्मरण साहित्य पुस्तक खोट्ठा में अभी तक संस्मरण विद्या पर एकमात्र पुस्तक आई है। मतलब आप जो बोलिएगा कि स्पेशल बुक संस्मरण साहित्य का, वो बुक मात्र अभी तक एक ही आई है। इससे पहले जो था वो पत्रिका पर आती थी, चाहे लोहाठी हो या तितकी हो, उस पर आती थी, लेकिन एकमात्र बुक आया हुआ है। वो बुक क्या है? देखिए, उजड़ल खोंधा, लेखक जनार्दन गोस्वामी, व्यथित। इसका मतलब आप याद रखिएगा, व्यथित दिया है, इसका मतलब इसके उपनाम है, जनार्दन गोस्वामी के उपनाम है। तो एकमात्र बुक का नाम क्या है? उजड़ल खोंधा। प्रकाशक वर्ष या प्रकाशन वर्ष 2013 है, और प्रकाशक कहाँ से हुआ है? बालीडीह खोट्ठा कमेटी से। तो आपको इस जगह पे एक याद रखना होगा कि जो संस्मरण साहित्य पुस्तक है उसका एकमात्र पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उजड़ल खोंधा। लेखक कौन है? जनार्दन गोस्वामी। प्रकाशन वर्ष 2013 और प्रकाशक बालीडीह खोट्ठा कमेटी से। इस बुक को क्यों लिखा गया था और किस क्रम में लिखा गया था, यहाँ पे दिया है। इस पुस्तक में बोकारो इस्पात कारखाना, जो बोकारो सेल है उसको बोला जा रहा है, बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना के पहले और उसके बाद कारखाने से विस्थापित हुए इस क्षेत्र के गांवों से जुड़ी यादों का बड़ा सजीव और तथ्यपरक वर्णन किया गया है। मतलब जब बोकारो कारखाना स्थापित हो रहा था तो उस वक्त जितने भी वहाँ के घर थे, जितने भी गांव थे, वहाँ से विस्थापित हो गया, उसी के बारे में लिखा गया है। पुस्तककार
में छपने से पूर्व इसके कई अंश लुआठी पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हो चुके हैं, जिसका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। मतलब बोला जा रहा है इसका वर्णन लुआठी पत्रिका के विभिन्न अंकों में दिया गया है और वो प्रकाशित हो चुका है। आगे देखिए, हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए खोट्टा में साहित्य की अन्य विधाओं पर। सबसे पहले खोट्टा साहित्य संस्मरण को हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद अब इस खोट्टा साहित्य संस्मरण में कितना संस्मरण है वो हम लोग जानेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पर टोटल 8 संस्मरण है। कितना है? टोटल 8। यहाँ देख सकते हैं पहला नंबर बोरवड्डा अखय बोर संस्मरण। इस साइड जितना भी है संस्मरण और इस साइड लेखक का नाम लिखा गया है बोरवड्डा अखय बोर, जिसके लेखक कौन है? शांति भारत। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो संस्मरण है उसका लेखक कौन है। क्योंकि यहाँ 8 का 8 संस्मरण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन है? पहला और दूसरा नंबर, पहला और दूसरा नंबर। लेकिन सभी के लेखकों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो पहला नंबर के लेखक है शांति भारत। दूसरा नंबर जो संस्मरण है क्या है? उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, जिसके लेखक है गोविंद महतो जंगली। देखिए, गोविंद महतो के बाद जो ये जंगली है ये गोविंद महतो के उपनाम है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि गोविंद महतो के उपनाम क्या है, तो जंगली है। उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सभी लेखकों के उपनाम के ऊपर। तीसरा में हंसमुख लोक कवि तितकी राय, इसके लेखक कौन है? जनार्दन गोस्वामी वैथित, यानी मैं पहले भी बता दिया हूँ कि जनार्दन गोस्वामी के उपनाम है। चौथा देखिए, मने परे से आवल खेड़ाक अदपूर्वा यात्रा, जिसके लेखक है पंचम महतो। पांचवा है उजड़ल खोंधा, जिसके लेखक है जनार्दन गोस्वामी। नेक्स्ट है खोट्टा साहित्यक पुरोधा, जिसके लेखक है शिवनाथ दसुंधी राज। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानुरी जी, जिसके लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक। और लास्ट है विशुनपुरक दुर्गा पूजा, जिसके लेखक है जनार्दन गोस्वामी। तो ये जो संस्मरण 8 का 8 संस्मरण और उसके लेखक को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी भी किसी भी संस्मरण का लेखक पूछा जा सकता है। तो आज के इस संस्मरण में सबसे पहला नंबर हम लोग जो है बोरवड्डा अखय बोर, जिसके लेखक शांति भारत है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बोरवड्डा अखय बोर, जिसके लेखक है शांति भारत। लेखक कौन है? शांति भारत। क्या बोला जा रहा है इस संस्मरण में? यहाँ बोला जा रहा है इस संस्मरण में लेखक शांति भारत तथा खोट्टा के महान साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी जी के साथ भेंट करने का विवरण किया गया है। इस मुलाकात में लेखक अपने साथ एक किताब लेते गए थे। उस बुक का नाम था या उस किताब का नाम था रुसल पुटुस। ये आपको याद रखना है। जो मेन पॉइंट था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। जो मैंने बताया कि संस्मरण में 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोरवड्डा अखय बोर और उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस। तो इसमें से पहला जो है वही बोला जा रहा है। इनमें से पहला बोरवड्डा अखय बोर, लेखक जो है शांति भारत, ने आधुनिक खोट्टा शिष्ट साहित्य के जनक और खोट्टा के सर्वकालिक महान साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी जी के साथ हुई पहली भेंट और बाद की भेंटों का अत्यंत भावपूर्ण व मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। जो मैंने पहले बताया कि लेखक और श्रीनिवास पानुरी जी के भेंट के मुलाकात के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। पहली बार लेखक शांति भारत शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल के साथ, जो लेखक थे याद रखिएगा, लेखक शांति भारत और साथ में शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल के साथ 1985 के आखिरी महीने में पानुरी जी से मिलने उसके घर बरवड्डा जाते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या हो जाती है कि लेखक के साथ कौन कौन गए थे पानुरी जी के साथ मिलने के लिए? तो शिवनाथ प्रमाणिक और बंसी कब गए थे? 1985 में। और जो पानुरी जी का घर कहाँ है? तो बरवड्डा, उसी के नाम पे ये संस्मरण है, बोरवड्डा अखय बोर। नेक्स्ट देखिए, उसी मुलाकात की अनुभूतियों को लेखक अपनी स्मृति में संजो कर रखता है। अब जब लेखक पानुरी जी से मिले थे तो उसी यादगार को संभाल कर रखते हैं और उसका बाद में संस्मरण साहित्य के बेहतरीन नमूना के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बाद में साहित्य के रूप में इस संस्मरण को लिखित रूप से वर्णन करते हैं। इस संस्मरण में पानुरी जी के व्यक्तित्व की महानता को बड़े प्रभावशाली ढंग से उभारा गया है। जो इस संस्मरण में पानुरी जी के महानता को बहुत प्रभावशाली ढंग से विस्तृत रूप से उभारा गया है। ये था बोरवड्डा अखय बोर संस्मरण का संक्षिप्त विवरण। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए,
बरवड्डाक अखेबोर यहाँ लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है, आप सही याद रखिएगा, बरवड्डाक अखेबोर जो मैंने ऊपर लिख दिया हूँ। इसमें मुख्य बात क्या है, लेखक जो है शांति भारत। लेख का प्रकार किस प्रकार है, संस्मरण है। बरवड्डा पानूर जी के घर गांव, जो बरवड्डा है पूछा जाएगा कि पानूर जी का घर कहाँ है, तो बरवड्डा, या फिर ये भी उल्टा पूछा जा सकता है कि बरवड्डा में किस लेखक का घर है। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानूरी, खोट्टाक आधुनिक युग के बड़का कवि। जब भी श्रीनिवास पानूरी जी का नाम आए या एके झा का नाम आए तो सोचिए कि वह कविता हो, संस्मरण हो, नाटक हो, जो भी हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। वही बोला जा रहा है खोट्टा आधुनिक युग के बड़का कवि है कौन, श्रीनिवास पानूरी जी। उसके बाद बोला जा रहा है अखय बोर। अखय बोर मतलब पानूरी जी के कहल गेल है, जो यहाँ अखम बोर्ड दिया है या अच्छे बट, ये पानूरी जी को कहल गया है, मतलब पानूरी जी को बोला गया है अखय बोर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जो बरवड्डा का अखय बोर पाठ के अनुसार, या पाठ होगा, पाठ के अनुसार पानूरी जी या जी होगा, जी से के भेंट करे गेल हला, तो शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी, शांति भारत या फिर सभे। तो यहाँ पे कौन गए थे, सभे गए थे। शांति भारत तो गए थे लेखक, साथ ही साथ में उसके साथ शिवनाथ प्रमाणिक भी गए थे और बंसीलाल बंसी भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम तो आपन जिंदगी खोट्टा भाषा खातिर समर्पित कर दिलिए है, ई बात कौन पाठ है केकर कहल हकै। ये बात बरवड्डा अखय बोर पाठ में पानूरी जी के द्वारा बोला गया है। क्या बोला गया है कि हम तो अपना जिंदगी खोट्टा भाषा के लिए समर्पित कर दिए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, हे राम दिया ने पार ले एक प्यासल के एक बूंदा पानी और चल है जगत प्यासा मिटवेल है, ई के कर कविता हकै। बोला जा रहा है कि एक बूंद भी पानी प्यासा को उसके प्यास मिटाने के लिए नहीं दिया और चला जगत में, मतलब जगत में सभी प्यासे लोग को प्यास मिटाने के लिए चल पड़ा। ये किसका कविता में है, तो इसको याद रखिएगा, ये श्रीनिवास पानूरी जी का कविता में इस वाक्य को कहा गया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पानूरी के। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, बरवड्डाक अखय बोर लेखक अपन संगे कौन किताब लेल गेल हला। जो बरवड्डाक अखय बोर के लेखक जो शांति भारत है, वे जब श्रीनिवास पानूरी जी के साथ मिलने गए थे तो अपने साथ कौन से बुक को लेके या कौन से किताब को लेके गए थे, तो मैंने पहले बताया रूसल पुटुस बुक को साथ में लेके गए थे। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, पानूरी जी के निधन कब भेलै, पानूरी जी का निधन कब हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये भी याद रख लीजिए कि पानूरी जी का जन्म कब हुआ था, मतलब श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कब हुआ था। तो पानूरी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को, और कहाँ हुआ था, धनबाद जिले के बरवड्डा में हुआ था। और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है पानूरी जी के निधन कब भेलै, मतलब पानूरी जी का देहांत कब हुआ था, तो 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बरवड्डा, मतलब बरवड्डा पानूरी के कबे अभिनंदन करल गेलै। बरवड्डा के जो पानूरी जी है उसका अभिनंदन कब किया गया था, तो उसका अभिनंदन किया गया था खोट्टाक रजत जयंती 1986 बछरे, मतलब खोट्टा के रजत जयंती के शुभ अवसर पर साल 1986 को अभिनंदन किया गया था। तो दोस्तों ये था बरवड्डाक अखय बोर का संस्मरण, जो है श्रीनिवास पानूरी जी के साथ मिलने गए थे जो लेखक शांति भारत, उसका विवरण और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संस्मरण नंबर 2 के साथ मिलते हैं, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।